बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला आफ्ताब मोगरी के साथ। अगर आज बात करें तो वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम जो है सेनेट में पेश कर दी गई और सेनेट में वफाकी वज़ीर अता तारड़ समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता सेनेटरों ने आज इस पर बात भी की। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने था कि ऐवान के अंदर अपोजिशन मौजूद नहीं है, लीडर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद अगर हुकूमत को इतनी जल्दी ही क्या है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 27वीं आइनी तरमीम जो कई दिनों से जिस पे बहस चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 27वीं आइनी तरमीम होने क्या जाएगा, क्या सूबों से 18वीं तरमीम के तहत जो है तमाम चीज़ें वापस ली जाएंगी। मगर आज जो मुसद्दा जो तैयार किया गया है, जो सामने उसको शक्ल दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं अहम नुकात हैं जो कि आज शायद मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों को समझ में नहीं आ रहे। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगर सूबों के हक पे डाका डाला गया तो मुखालफत करेंगे और भरपूर इस पर एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसी जो है तरमीमी बिल या जो है 27वीं आइनी तरमीम को लाना समझ से बालातर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो है वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल भी ये बात करते रहे कि जो है 18वीं आइनी तरमीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पे तो कोई भी बात नहीं करेगी, मगर आर्टिकल 243 और जो है अदालतों का क़याम और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि दूरी शरीयत जो ब्यूरोक्रेसी के लिए है उसकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। यानी कि तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कहीं ना कहीं कि दूरी शरीयत जो है ब्यूरोक्रेट जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी तादाद जो है वफाक में सूबों में दूरी शरीयत की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की उन सलाहियतों को और क़यादत को भी सराहा गया और आज आसिम नज़ीर तारड़ ने भी बात की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यानी कि तय है कि तमाम लोग जो है जो इस वक्त इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल के इस नुक्ते पे मुत्तफ़िक हैं और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस नुक्ते पे जो है पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर और जो है सूबों के अंदर एक ही आवाज़ है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का ये जो टाइटल है इसको मिलना चाहिए। और आज़म नज़ीर तारड़ ने आज सेनेट में भी बताया कि ये टाइटल उनसे आने वाला कोई भी शख्स नहीं छीन सकता, मगर पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार होंगे। इसी पे आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं तारुफ़ कराता चला हूँ, ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। सरदार कादिर साहब हैं, कादिर साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। और सरदार यासीन आज़ाद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, मैं आपकी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि सर वाक़तन जो आज अली ज़फ़र साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जो इतनी जल्दी में पार्लियामेंट में ये जो 27वीं आइनी तरमीम लाई गई है इसको बहस करते, बात करते, लाते, मगर आज तो 26वीं आइनी तरमीम से थोड़ा आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट है, क्योंकि आज तो बिल्कुल तमाम वो नुकात जो हैं वो आपके सामने आ गए। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने मौका दिया। पहली बात ये है कि ये जो तरमीम होती है, आईनी तरमीम होती है, एक तो लेजिस्लेशन होती है, जो लॉ मेकिंग होती है वो चलो कुछ लिमिट की हद तक होती है, लेकिन जो आईनी तरमीम होती है इस पे हमारी नस्लों ने अमल करना होता है। और जिस तरह 1973 से पहले के जो आइन हमने बनाए थे वो खत्म हो गए थे, वजह ये थी कि इत्तेफाक नहीं था उनके अंदर। और 1973 का आइन को साथ क्यों मानते हैं कि मुतफिका आइन था, लेकिन जिस तरह की ये तरमीम की जा रही है इसमें जो सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा भी दीगर जमातें जो इससे इत्तेफाक ही नहीं करती, ना उनको पहले ब्रीफ किया जाता है, ना उनको पहले कोई जो ड्राफ्ट है वो दिए जाते हैं, ना ही अपोजिशन का जो लेवल है, जो उनकी पोजीशन है वो क्लियर की जाती हैं। तो उसके बगैर आप जो मर्जी कर लें, ये हर सूरत में डिस्प्यूटेड रहेंगी, फ्यूचर में जाके मसला बनेगा, क्योंकि शख्सियात आती जाती रहती है, शख्सियात से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो आयन है इसमें से तो हमने अमल नहीं करना, यही हुकूमत ने नहीं करना, बंदे कल इन्होंने चले जाना है, उसके बाद जाके ये चीज तारीख में बड़ी बड़ी बुरे नजर से इसको देखा जाएगा कि कैसे एक आईनी तरमीम को बस लम्हों में उसको पास कराया जाता है, आई है मतलब बगैर शो किए, बगैर पब्लिक को बताए, कुछ घंटे पहले हल्का हल्की फुल्की डिस्कशन की और पास करके निकलते जाए। तो इसके अंदर मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है, हकीकी मानों में मुल्क की बेहतरी के लिए कोई आईनी तरमीम ला रहे हैं तो उसको फिर पब्लिक करना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक में उसकी डिस्कशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर्स पे डिस्कशन होनी चाहिए। ये क्या है कि आप चुपके से लाएं और लम्हों में आप मीडिया को भी नहीं दे रहे। आप देखा आजम नजीर साहब ने मीडिया को देते हुए उसके जो ड्राफ्ट था वापस ले लिया है। तो ये क्या तरीका है कि आप मीडिया को भी नहीं बता रहे, आप जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके साथ लोग हैं जो अपोजिशन में है, जैसे भी आप देख ले उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, सही आप उसको ड्राफ्ट नहीं दे रहे। तो ये बड़ा ही बदकिस्मत मैं समझता हूँ ये जो तरमीम इस तरह लाई जा रही है। सर साथ ही रहेगा सरदार यासीन आज़ाद साहब हैं, सीनियर कानूनदान भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, 27वीं आईनी तरमीम आज कैबिनेट से यानी कि वफाकी काबीना के बाद सेनेट में पेश की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वीडियो लिंक के ज़रिए आज तमाम उन इत्तेहादियों को भी उन्होंने मुबारकबाद दी और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है आर्टिकल 243 उसकी सराहा करते हुए यकीनी तौर पर तमाम सियासी जमातें यानी कि जो आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान और दीगर जो सियासी जमातों के, बाकी तो MQM और पीपल्स पार्टी आपके नुक्ते नज़र से इत्फाक रखती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUFA और दीगर सियासी जमातें जो समझती हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई जा रही है, उस पर बहस होता, बताया जाता, पार्लियामेंट में लाई जाती, सेनेट में लाई जाती, जो कि सेनेट में तो आ गई है कैबिनेट की मंजूरी के बाद, अब तो सामने सारा ड्राफ्ट आ गया है। क्या कहेंगे सर आप? यासीन आज़ाद साहब। पहली बात यह है कि पहली बात यह है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है और अगर पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है तो वो आइन के अंदर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली कर सकते हैं। इससे पहले 26वीं अमेंडमेंट के वक्त भी हमने ये शोर मचाया था कि भाई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल पार्टी के पास कम अज़ कम 2/3 से भी 10 या 12 मेंबर ज़्यादा उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस की कि हो जाए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट को इतनी जल्दबाजी में कानून साजी नहीं करनी चाहिए और अगर आप आइन के अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट लाने चाहते हैं तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये है कि उस मसवदे को पब्लिकली ओपन करें, लोगों को उसको समझने के पूरा मौका दें और जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको इलेक्ट करके हम पार्लियामेंट में भेजते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि मसवदे को लें और उसको डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद जो भी चीज़ें वो अपनी जगह करें। जिस तरह आर्टिकल 243 के अंदर तब्दीली की बात की गई, वहाँ जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। मैंने 243 को जहाँ तक पढ़ा है उसमें ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का कमांड और कंट्रोल जो है फ़ौज पाकिस्तान पे उसका है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर के अपने प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व एयरफोर्स का चीफ, नेवल चीफ, इन सबको वो अपॉइंटमेंट करता है। अब जो तब्दीली लाई जा रही है 243 में, उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म करके ये इख्तियारात मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इस अमेंडमेंट की ज़रूरत तो वो नहीं थी, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट है वो उन मामलों को कंसिडर कर रही है, क्यों तब्दीली लाने चाहती है। हमारी मौजूदा पार्लियामेंट क्या हमारे इदारों को मजबूत, जो पहले से मजबूत हैं उनको मज़ीद मजबूत करना चाहती है, इसका तो जवाब जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान ही देंगे। इसी तरह 248 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो बिल्कुल इतनी सी अमेंडमेंट आई है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पहले प्रेसिडेंट के लिए ये था। तो ये अमेंडमेंट माइनर है, इस पे तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 248 में या 243 में जो अमेंडमेंट आ रही है ये कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आ रही है, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी
27 नवंबर के बाद वो अगर ये कानून साजी हो जाती है तो वो इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब रह गया फेडरल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, फेडरल कोर्ट का जो कंसेप्ट है आपने देखा होगा कि दुनिया भर में फेडरल कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है। अमेरिका में देख लें या जो है, बजाय ये आईनी बेंचें बनाने के अगर ये करना था तब 26वीं अमेंडमेंट में ही फेडरल कोर्ट बना लेते और उसी को वक्त सर उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने मुखालफत की कि जो है ये नहीं बननी चाहिए फेडरल कोर्ट, और अब जो कि अब 27वीं आईनी तरमीम में तो बात हो गई, तो अब अभी भी अभाम तो है कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ इस नुक्ते नज़र से आपसे और पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं करते। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का उस ज़माने में जब 26वीं अमेंडमेंट लाई गई तो उस वक्त गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर 26वीं अमेंडमेंट का पास कराना मुश्किल था। यही वजह कि 26वीं अमेंडमेंट का मसवदा मौलाना को भेजा गया और उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने अपने जो तब्दीली करनी थी वो तब्दीली की। 26वीं अमेंडमेंट में कोई 35 के करीब ऐसे आर्टिकल मौजूद थे जिनको मौलाना के कहने पर स्टॉप कर दिया गया। अब मौलाना का कहना यह है कि वो 35 के करीब जो आर्टिकल्स थे, जो अमेंडमेंट थी, वो अब हुकूमत ने दोबारा शामिल कर ली। तो मेरे नज़दीक बाइकाट मसले का हल नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको इलेक्ट करके भेजा गया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पार्लियामेंट के अंदर जाएं और खुल के देना कि भाई ये इन चीज़ों पे हमारा इख्तिलाफ है। ठीक है, बाइकाट का सर साथ ही रहेगा, मतलब ये सर साथ ही रहेगा। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या है? आप समझते हैं कि कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया था कि कहीं ना कहीं जो आपका इस वक्त नुक्ता नज़र है कि वो बड़ा अहम है, मगर उसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि कई नुकात ऐसे हैं जिस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेफाक नहीं कर रही, जैसे कि 18वीं आईनी तरमीम और ख़ास तौर पर डुअल नेशनलिटी की बात जो है उस पर भी आप इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो समझा जाए कि चंद नुकात जो हैं जो कि आपने सामने रखे हैं उस पर वफाकी हुकूमत यानी कि PMLN आपसे इत्तेफाक करके और आगे बढ़ेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल सारी चीज़ों को क्लैरिटी दे दी। उन्होंने खुद ही मीडिया से टॉक करके हर चीज़ के ऊपर बातचीत कर दी। बाकी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि अब अगर उस पर मजीद कोई चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता कर सकती है और बातचीत कर सकती है, क्योंकि 243 आर्टिकल 243 के अंदर चेयरमैन साहब ने बताया कि हमें कोई इतराज नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने हैं उसके ऊपर हमें कोई इतराज नहीं है। जो कि ट्रांसफर के ऊपर, उसके तरीकाकार के ऊपर इतराज था, तो वो बता दिया कि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जहाँ से हो रही है ट्रांसफर, जहाँ जा रहे हैं, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान से इनपुट जरूर लेनी चाहिए और उनका जो है इनपुट बहुत जरूरी है। ये इसके ऊपर तरीकाकार को थोड़ा सा चेंज किया जाए। बाकी तो किसी चीज के ऊपर कोई फेडरल गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज से और बाकी चीजों पे कोई बातचीत की नहीं, और ये बातचीत जहाँ पे बात रहेगी ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ आरा थी, तो उसके ऊपर कोई हतमी बात हुई नहीं। तो लिहाजा ये नहीं, चेयरमैन साहब ने कल भी फरमाया कि ज़्यादातर तक जो आपके CC के मेम्बरान हैं वहाँ से उसकी मुखालफत हुई कि जी ड्यूल नेशनलिटी जो है उस जो है मामलात को रहने दिया जाए, उस पर इस नहीं किया जाए, कानून साजी में नहीं लाया जाए। तो उसकी वजह क्या थी? ड्यूल नेशनल समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस सिंध के अंदर और KP और बलूचिस्तान और पंजाब और वफाक के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उनके पास काफ़ी तादाद में वो ड्यूल नेशनल हैं, एक बड़ा झटका लगेगा पूरी ब्यूरोक्रेसी को। देखिए, मैं तो कल मीटिंग में था नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि किसकी क्या आ रहा थी, लेकिन मिक्स किस्म की जो है ओपिनियन था, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्यों उसकी सपोर्ट की या किन लोगों ने उसकी मुखालफत की। अगर आप मेरी जाती राय लें तो ये ड्यूल नेशनलिटी को बैन कर देना चाहिए और सिंगल नेशनलिटी होनी चाहिए, खासतौर पर सरकारी अफसरान के लिए जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एक्सचेकर से तनख्वाह लेते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो मिनिस्टर हो, वो सेनेटर हो, वो
एडवाइजर हो, कोई भी सरकारी ओहदे पे आके ग्रेड 1 से लेके ऊपर तक के ओहदे पे और किसी भी स्पेशल पोस्ट के ऊपर एज ए कंसल्टेंट भी आके जो है आके बैठते हैं, तो इन तमाम को जो है ये जो है रियायत गुंजाइश नहीं होनी चाहिए नेशनैलिटी की। और वो जब पाकिस्तान में आके काम करे तो वो फिर उनका केस किसी और मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के साथ वापसी होनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है, मेरी जाती राय है। बाकी ये कि पार्टी के अंदर आपको पता है हर किस्म के लोग होते हैं, किसी के पास होगी तो वो इसके हक में बोलता होगा कि जी होनी चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि ना मैंने लेनी है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ को जुल्फ़िकार अली बदर साहब साथ ही रहिएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार साहब की जानना चाहूँगा। सरदार साहब फरमाइएगा कि अब ये भी तो तय हो गया कि वफाकी आइनी अदालतों के जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत मुलाजमत जो है 68 साल रखने की भी तजवीज़ है। वफाकी आइनी अदालतों के चीफ जस्टिस की तैनाती के जो है 68 साल की उम्र तक हो सकती है। तो ये भी सवाल पैदा होता है कि 68 साल यानी कि अब जो जजों की रिटायरमेंट है उनमें भी जो है ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहसीत कानूनदान आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? देखें, हमें इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई जजेस ख़त्म नहीं हो गए या कोई काबिल लोगों की कमी नहीं है। इससे समझ आता है कि ये जो हुकूमत है ये अपनी शायद इनसिक्योर फील कर रही है। ये इनसिक्योरिटी इनको इस वजह से कि शायद कोई नए लोग आके या कुछ वो लोग जो इनके एंगल से नई चीज़ों को देख रहे, तो वो शायद इनके लिए खतरा है। तो इस तरह के कभी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट का जब आईनी बेंच बन गया है, हालांकि इस पे भी हमारे बहुत एतराज है, लेकिन आईनी बेंच बन गया था, आप सिस्टम के ऊपर मुल्क के ऊपर इतना बर्डन क्यों आप कर रहे हैं? तो ये चीजें किसी तौर पर भी जस्टिफाइबल नहीं है। आप सिर्फ इक़्तिदार को मतलब टूल देने के लिए और उनको टूल देने के लिए आप अपनी मर्जी की अदालतों बना रहे हैं, और आप जुडिशरी किसी तौर पर भी आज़ाद अदलिया नहीं रही। आप हर लेवल पे आपको गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। तो अब यहाँ पे जब जुडिशरी आज़ाद नहीं है तो इस मुल्क में कैसे कोई सिक्योर फील करेगा? कैसे लोग इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? कैसे कोई सियासी जमात? मगर सर यहाँ पर पॉइंट ये रेज होती है कि जो फ्लोर है, और इस दफ़ा जो अच्छी बात जो नज़र आई कि मुसद्दवा जो है का जो कम से कम आया तो सही, नज़र तो आया, 26वीं आईनी तरमीम में तो नज़र नहीं आया, हर किसी के पास अलग अलग था। मगर अब जो है नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो कम से कम जो है असम्बली के फ्लोर पर, सेनेट के फ्लोर पर जो है दे तो दिया, मगर उसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे सिर्फ बराए अपोजिशन करेगी तो आप भी तो कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं। जिन शिकों पे इतराज़ात हैं उस पर बात हो सकती है। सर ये चीज नहीं देखें, शुरू से ही देखें, जब इलेक्शन हुए उसमें कैसे सीटें इन्होंने हासिल की, उसके अलावा आपने देखें जब सर बात आज की हो रही है, आप माजी पे क्यों चले जाते हैं? जब भी बात आज की होती है, हाल की होती है, तो हाल में आगे बढ़े पाकिस्तान को मामला देख रहे हैं। लेकिन देखें, जब आप तारीख आप जानते हैं, आप बड़े हैं मेरे से, आपने पढ़ा 1973 का आइन बना था, क्या कोई इसी तरह 2-4 दिन में ही आइन बन गया था? उसके लिए हमारे जो बड़े थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कहते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, सारी जमातों को कायल किया था ताकि वो नस्लों को कुछ देके जा रहे थे। आज हर बंदा इससे आप देखें, यहाँ पे आप 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तीनों चाहे वो उन्हीं पार्टीज के हैं जिनकी हुकूमत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि ऐसा इस जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, इस जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप मुल्की मुफाद के लिए कर रहे होते हैं तो आपने सारों को साथ लेकर चलना होता है। आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात की जो पोजीशन है, आपने उनको जो डिजिग्नेशन है उससे महरूम रखा हुआ है ताकि आईनी तरमीम में किसी किस्म का मसला ना पैदा हो। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलेगा, ऐसे तो आईनी तरमीम कैसे एक्सेप्टेबल होगी? मतलब जब शख्सियत बदलेंगी या हुकूमत बदलेगी तो जो कुछ नया आएगा। सच्ची बात ये चीजें हमेशा थोड़ी रहती हैं। तो ये एक चीज है जो मुतफिका नहीं है, तो कल उठा के उसको फेंक दिया जाएगा। तो ऐसी चीज लानी चाहिए जो जिस तरह 1973 का आइन मुतफिका है, इस तरह तरमीम भी मुतफिका होनी चाहिए।
अब मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत की क्या इंटेंशन है, क्यों उनको जल्दबाजी है कि एक दिन में लाते हैं, एक ही दिन में कहते हैं कि ये पढ़ो जो पढ़ना है। और नहीं सर, अब तो आई है ना, अब तो आई है, तो वो कह रहे हैं कि आए, बहस करें, बात करें, बैठें, जिन निकात पे एतराज आते हैं। मौका नहीं दिया गया सर, मौका कहाँ पे दिया गया है? अब अपोजिशन को मौका दिया गया बात करने, बस ये चीज है, बस इस पे दो बातें आप करें तो चले। क्या इससे पहले जाके सारी सियासी जमातों को ब्रीफ करना चाहिए थी कि हम आइन के अंदर ये तब्दीली ला रहे हैं और ये किस इंटरेस्ट के तहत ला रहे हैं, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में ला रहे हैं, इसमें ये बेनिफिट होंगे कौम के लिए, इसमें ये चीजें रखी गई है। तो वो चीजें कहाँ पे आपको कहीं नजर है? या 2 दिन के अंदर ये चीजें एक शोर शराबा हुआ और आज सामने आई और आज ही सेनेट के अंदर पेश करके, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इसने कोई 2 दिन नहीं इस तरमीम ने रहना, इसने आगे चलना है जाके। अगर आगे चलना मुतफिका नहीं होगी तो इसको कौन मानेगा? सिर्फ पास करना सब नहीं चीज होती सर। ठीक है, सरदार साहब साथ ही रहेगा, मैं सरदार यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाऊंगा। सरदार साहब, यासीन आज़ाद साहब, अगर फरमाइएगा बहैसियत कानूनदान, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साइड पर रखते हुए 27वीं आइनी तरमीम के जो नुकात अभी सामने आए, शायद आपने पढ़े या नहीं पढ़े तो मैं आपको भेज दूँ, और उनमें बड़ी अहम चीज़ें हैं, मगर जो जजों की उम्र का है 68 साल की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर पीटीआई और अपोजिशन इवन के जो ऐवान से बाहर जमाते हैं उनको भी खदशात हैं, और वो भी एतराज़ात कर रहे हैं कि जी पहले बात की जाती, बताया जाता कौन से नुकात हैं, क्या लाना चाह रहे हैं। मगर जो अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि सेनेट में आई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इस पर बहस भी हो सकती है, पार्लियामेंट में भी हो सकती है, सोशल फोरम पे भी हो सकती है, टॉक शोज़ पे भी हो सकती है, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है। देखिए, पहली बात यह है, एक बात का जवाब देना, जहाँ तक ड्यूल नेशनलिटी का ताल्लुक, जी मैं तो कहता हूँ ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, मुझे वो वक्त ख़त्म होना चाहिए। मुझे वो वक्त याद है कि जब ताहिरुल कादरी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उन्होंने ताहिरुल कादरी से ये बात कही कि आपने ड्यूल नेशनलिटी में जब कनाडा की नेशनलिटी ली तो आपने बाकायदा एक एफिडेविट दिया जिसमें आपने इस बात की अंडरटेकिंग दी कि आप उस मुल्क के वफादार रहेंगे। अब ब्यूरोक्रेट को ड्यूल नेशनलिटी की ज़रूरत क्या है? क्या आप उनको ये मौका देना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ अगर कुछ इनकम है उनकी वो बाहर के मुल्क में लेके चले जाएं? तो ड्यूल नेशनलिटी क्या मैं बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। किसी भी सूरत में ब्यूरोक्रेसी को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने पाकिस्तान की नेशनलिटी भी और किसी और दूसरे मुल्क की भी रखे। अब रह गया फेडरल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, तो अभी आइनी कोर्ट बने, आइनी कोर्ट में चीफ जस्टिस का नहीं था कि सीनियर जज में से किसी को बनाया गया। हेलो, जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ, आवाज़ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सीनियर जज को आप उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब जहाँ तक एज बढ़ाने का ताल्लुक है, उन्होंने फेडरल कोर्ट के जजेस के मतलब कहा कि उनकी एज 68 कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हाई कोर्ट की जजेस की उम्र 62 से 65 करने की कोशिश की गई, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 65 से 68 करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त वकला ने भी एक मूवमेंट चलाई थी और वो एज एक्सेप्ट नहीं हुई थी। यहाँ पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वही 65 रख रहे हैं ये, इसी तरह हाई कोर्ट की जजेस की उम्र 62 रख रहे हैं, लेकिन जो फेडरल कोड आप बना रहे हैं अमेरिका की तर्ज पे, उसके जजेस की उम्र आप 68 कर रहे हैं। अब इसमें जो बहस पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है कि आखिर ये एज बढ़ाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसके लिए जो हमारे अवामी नुमाइंदे इनको जाके वहाँ बहस करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज 65 है तो फेडरल कोर्ट के जज की भी एज 65 ही होनी चाहिए, 68 नहीं होनी चाहिए। देखिए वहाँ जाके बहस के तो तैयार नहीं है, और क्यों हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है? आपको अवाम इलेक्ट करके भेजते हैं कि जाओ पार्लियामेंट में बहस करो, अवाम आपको बाइकाट का इख्तियार नहीं, जब बाइकाट का इख्तियार नहीं है तो फिर आप जाएं पार्लियामेंट के अंदर। जिन चीज़ों पर मैं भी एतराज़ करता हूँ, जैसे कहा है कि 68 की एज नहीं होनी चाहिए, ये पहले एक दफ़ा टर्न आउट हो चुका है मुशर्रफ के दौर में। अब जो सूरत बिल्कुल डिफरेंट है, अगर फेडरल कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है तो एक नेगेटिव पर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि शायद इस वक्त आइनी बेंच के जो सरबराह हैं
उनकी रिटायरमेंट नज़दीक है, आप उनको कोई बेनिफिट देना चाहते हैं, कोई रिलीफ देना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें काबिल बहस हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे पार्लियामेंट सर इसमें आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं सर, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं, हाई कोर्ट के वकला हैं, सिंध है, पंजाब है, KP है, बलूचिस्तान है, अब जो ये वकला तंजीमें जो हैं, वकला की जो बार एसोसिएशन है, उसका नुक्ता नज़र तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कल से और आज से इस 27वीं आईनी तरमीम पर जो मेजॉरिटी है वो अगेंस्ट जा रही है कि जी इस तरह से जो है नहीं लानी चाहिए। तो वकला को ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप लोग कैसे कायल करेंगे कि जी आप आएँ, बैठे, हमसे बात करें? नहीं, 26वीं अमेंडमेंट में भी हमारे कुछ वकला बरादरी ने मुखालफत की थी, लेकिन जो कम्पिटेंट हमारे इदारे थे, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट था या पाकिस्तान बार काउंसिल थी, मैं आज भी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल के, मैं खुद कहता हूँ कि कानून साजी का किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी और के पास नहीं है। इन तमाम हालात के बावजूद आपको उसी हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा, और मैं जो है आपके प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करें, इन पार्लियामेंटेरियन को जो अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको कहें कि जितने काबिल एतराज़ बातें हैं, जिस तरह देखें 18 अमेंडमेंट पे अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हुआ, 18 अमेंडमेंट के अलावा भी बात चीज़ों पे है जिस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी अभी भी एग्री नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए नेगोशिएशन जारी है, और ये नेगोशिएशन पार्लियामेंट के मेंबरों को अपने कमेटियों में जाके बैठ के अपना रोल प्ले करना चाहिए। बाइकआउट करना, भाग जाना, ये मसले काल नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि कानून में तरमीम लाने के लिए जब किसी पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी अपनी जगह मौजूद है, तो मैं और आप कुछ भी कर लें, उन्होंने वो अमेंडमेंट लानी है। और कोई मामला अदालतों में मेरे पूरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा कि आज दिन तक जितनी भी आईनी अमेंडमेंट आई हैं, किसी भी आईनी अमेंडमेंट को हमारी स्पेशल जुडिशरी ने कभी ख़त्म नहीं किया और ना ख़त्म कर सकते हैं। कोई स्पेशल आर्टिकल होता है जिसमें बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हों, तो उसमें आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये आर्टिकल बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आज दिन तक जितनी अमेंडमेंट आई है, मेरा कोई दोस्त साबित कर कि किसी अमेंडमेंट को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया और नहीं हुआ। और एक ज़माने में चौधरी इफ्तिखार ने 18 अमेंडमेंट के बजाय 19 लाई थी, जजों की अक्सरियत साबित करने के लिए कमीशन के अंदर। ये अपनी जगह है, लेकिन मामला पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट को करने दें। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जरा साथ ही रहेगा। जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं आपके सामने भी सवाल रखूंगा कि क्या तय है जो खदशात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18वीं आईनी तरमीम से, और ख़ास तौर पर जो 2 वजारतों की विफाक बात कर रहा था वो तो अब नज़र नहीं आ रही। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी भी यही है कि विफाक जो है सूबों के बीच जो 18वीं आईनी तरमीम पर जो इत्तफ़ाक़ राय से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कोशिशों से जो सूबों को हकूक़ दिए गए थे और महकमे दिए गए थे वो बरकरार रहेंगे, या इसके बाद भी बहस के बाद कुछ वजारतें आपसे ली जाएंगी? वापस आएंगे तो इसी पे बात करें।